प्रिय मित्रों, आज इंटरव्यू से कुछ आगे की बातों पर चलेंगे। इंट्रो में मैंने कहा था कि इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आप सरल रहें, स्वाभाविक रहें, सच्चे रहें, आदि आदि। आज मैं केवल इस बात को कहूँगा कि आप सच्चे और सरल कैसे रहें। आपने देखा होगा, जो इंटरव्यू में कमरे में घुसता है तभी से वो आदमी अस्थिर होता जाता है। इंटरव्यू से ज़्यादा लोगों में घबराहट आती ही आती है। इस घबराहट को कैसे कम करें, अपने मन को शांत कैसे रखें, अपने खुद के मन में जो सवाल चलते रहते हैं वो सवाल एक नहीं कितने ही चलते रहते हैं। जैसा आदमी उतनी ज़्यादा सवाल। इन सवालों को कंट्रोल में कैसे करें, मन बुद्धि को कैसे स्थिर करें, यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल हल बताऊंगा, जो आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कोई समझदार आदमी जरूर बताएगा। मैं वही बात बताता हूं आपको। एक कहावत है ग्रीक में, स्पीक सो दैट आई मे नो यू। बोलिए जिससे मैं आपको पहचान सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक अगला आदमी आपको पहचान नहीं सकेगा। इंटरव्यू क्यों होता है? वो आपको बुलवाता है और बोलने से क्या पहचानता है? वो 2-3 चीजें पहचानना चाहता है। नंबर 1, आपका ज्ञान कैसा है, आपकी समझ कैसी है, आप परिस्थितियों में से कैसे निकल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्या हैं। हमारी समस्या यह है कि हम अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। अंदर से मन चैन में, अंदर शोर ही शोर। ये मेरी एक की समस्या नहीं, आपकी समस्या नहीं, हर किसी आदमी की समस्या। आदमी की समस्या ये, जो ही समझदार होने लगता है उसमें बच्चे जैसी स्वाभाविकता नहीं रहती है। बच्चे को भूख लगती है तो वो मांगता है खाना, झगड़ता भी है, रूठता भी है, रोता भी है, खुश भी होता है। क्या हम खाने के लिए इतने काम करते हैं? जो एक शायर ने लिखा है, जब से हम जहीन हो गए, शब्द अर्थहीन हो गए। जहीन कहते हैं बुद्धिमान को। जब हम बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं तो हमारे शब्द वो अर्थहीन हो जाते हैं। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम किसको छुपा रहे हो। ये कब होता है? जब हम बहुत जहीन होते हैं, बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, तो हम सरल नहीं रहते, स्वाभाविक नहीं रहते। अब आप कहोगे ये बात कैसे, एक दिन में कैसे हो? हम तो जैसे हैं वैसे इंटरव्यू में जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप इंटरव्यू में जैसा बोलना चाहते हो वैसे जीना सीखो। आप रोजमर्रा में झूठ बोलोगे, चालाकी करोगे, तो आप इंटरव्यू में एक दिन में सच कैसे बोल दोगे? आप नकली जीवन जियोगे, लो भाई खाना खा लोगे, नहीं भूख नहीं है, दोबारा जोर देता है कोई तो हम खाना खा लेते हैं। ये क्यों होता है? क्यों हम जो बड़े होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, जैसा शहरों में वो आगे जी के कविता है, सांप, अरे सांप तुम शहर में तो गए नहीं, सभ्य बने नहीं, तो तुम में इतना विष और ये डसना कहां से पाया? इसका मतलब जो एक सरलता थी, स्वाभाविकता थी गांव में, वो शहर में आके आपकी नष्ट हो गई।
आप चालाक हो गए, आप में जहर हो गया, आप डसना सीख गए। तो ये जो बात है, जब अज्ञे जी ने कविता लिखी थी उस वक्त ये लागू थी। ये कविता को लिखे हुए उनको हो गए कोई बहुत साल, 50 साल से ऊपर हो गए, 60 बल्कि 70 साल से ऊपर हो गए। उस वक्त जब लिखा था तब ये बात सही थी कि जो शहर में जाता है वो चालाक हो जाता है। लेकिन आज वो शहरों की हवा क्या गांव तक नहीं पहुंच गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि गांधी जी कहते हैं गांव बहुत सरल होते हैं, ये है ये वो है। ना, नहीं, गांव में जो चालाकियां, जो षड्यंत्र होते हैं वो जाके देखो शहर में भी नहीं होते। गांव में जो भेदभाव, जो छुआछूत होती है वो शहर में नहीं होती है। इस तरह से मेरा कहना का मतलब ये है कि हम इंटरव्यू में अच्छा दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सरल भी हूँ, मैं स्वाभाविक भी हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, मैं सच्चा भी हूँ। तो क्या एक दिन में आप ये सारे ऐसे बन जाओगे? नहीं, अभिनव रोज करो जिससे वो अभिनव अपने स्वभाव में आ जाए। भाव जो है वो स्वभाव में आना जरूरी है। अच्छा भाव रखना चाहते हैं तो उसको स्वभाव में रखना चाहिए। अब मैं ये थोड़ा इंटरव्यू आज का भी थोड़ा सा लंबा होगा, इसको पूरा देखना तो आपको बहुत काम आए। ये प्रैक्टिस से संभव होगा। आप अच्छा बनना चाहते हो, इंटरव्यू में अच्छा दिखाना चाहते हो, तो आप अच्छे बनिए, अच्छा आचरण कीजिए और अपने साथियों से भी वैसे ही बात करिए जिसमें स्वाभाविकता हो, सच्चाई हो। अगर आपको ये आपसे नहीं होता है तो समझिए आपकी जिंदगी वैसी बढ़िया नहीं हो पाएगी जैसी बढ़िया आप इसको रखना चाहते हैं। दोहरा आचरण जो है, मैंने आपको गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक बताया था। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण में से क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूत हितेरता। इसमें लिखा एक शब्द आया छिन्न द्वेधा। हमारा द्वंद्व नष्ट हो जाना चाहिए। ये करूं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, हर कदम पर दोहराए हैं, हर कदम पर चौराहे हैं। और कनाट सर्कस जाओ तो वहां से पता नहीं कितने रास्ते निकलते हैं। इन चीजों को समझने के लिए ये क्या है, आप अपने साथियों, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं 2 महीने भर, अपने साथियों का इंटरव्यू आप लीजिए। साथियों से कहिए आपका इंटरव्यू लें। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी तो यही करती हैं। उस इंटरव्यू के बाद आप खुद को महसूस होगा कि आपने क्या जवाब दिए और क्या जवाब आप दे सकते थे। इन दोनों में कितना फर्क हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे 7-8 इंटरव्यू हुए, 7 तो 6 हुए। 6 में से मैं 4 में सफल हो गया। शुरू के 2 थे उनमें बिल्कुल सपाट हो गया मैं। क्यों कि कोई चीज नहीं आती तो मैं झटका लगा रही, तो आता ही नहीं, क्या करेंगे। बाद में समझ में आ रहे नहीं आता। यूपीएससी में मेरे को पूछा, अंग्रेजी में एमए करके गया था मैं, और हरी शर्मा थे, मुख्यमंत्री रहे हुए थे आजादी से पहले अलवर के। उन्होंने मुझे रामचरितमानस से 2 चौपाइयों का अर्थ पूछ लिया। अब रामचरितमानस में तो हजारों चौपाइयां हैं, 5000 से ऊपर है। सिंगल 5000, डबल 10,000। तो उसको लिया कि ये 4 ही है, इसका 4 कैसे हुए। बाद में सब जब पढ़ा, देखा, समझ में आया कि सदाचारी, दुराचारी, ब्रह्मचारी, ये सब देखा। रे ये 4 का मतलब 4 से नहीं है, इस 4 का मतलब आचरण से है। इसलिए मैंने जो पहले दिन आपको बताया था कि मुझे जिसका अर्थ नहीं आया था कि कारण कौन नाथ मोहि मारा, तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे
जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं रिपीट करता हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे इंटरव्यू में उतने ही सफल होंगे। आप करके देखिए, आप अपने, जरूरी नहीं आपसे बड़ा कोई ज्ञानी हो, आपसे कम जानने वाले को कहो मेरा इंटरव्यू लीजिए, आपको ये अचंभा होगा जान के कि वो ऐसे सवाल करेगा कि आप उसमें विचलित हो जाएंगे। इंटरव्यू के कई सवाल हैं कि भाई आपने बीएड किया, फिर आपने इसने तकनीकी पढ़ाई करी, आपने इंजीनियर बनने जा रहे थे, अब आप आरएस क्यों बनना चाहते हो। ये सवाल ऐसे, इन पर आदमी चूक जाता है। एक डिसिप्लिन आपने लिया कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टरी भी पास कर ली, तो सवाल उठेगा कि आप डॉक्टरी क्यों नहीं करना चाहते हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आरएसी क्यों बनना चाहते हो। इसका उत्तर आपको अपने मन में अभी से खोजना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया उत्तर तो सही वो उत्तर होता है जो आपकी आत्मा बोलती हो। अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि साहब मेरे तो प्रशासन में आने का मन कर रहा था, इसमें स्कोप ज्यादा है, वो कहेंगे तो सत्ता के लालची हो आप, साहब कुछ भी समझो, मेरा मन था इधर आने का, तो वो जो सच्चा होगा स्वभाव के उत्तर होगा। जिस आरपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिए, 2 इंटरव्यू दिए, और मैंने सैकड़ों आदमियों के इंटरव्यू उसी जगह से लिए, तब मैंने देखा और ये पाया कि हर आदमी अपनी तुरंत बुद्धि से वो चीज नहीं बता सकता जो रोज सोचता है। अगर रोज सोचता है उसमें और इंटरव्यू के उत्तर देने में फर्क होगा तो आपका फर्क आएगा सामने, आप गलती करोगे। गलती से बचना है। क्यों गलती से बचना इसलिए जरूरी है कि जो इंटरव्यू में बैठे हैं वो अपने चाचा ताऊ नहीं, दादा से भी ज्यादा ज्ञानी है, उनके पास अनुभव का बिल्कुल टोकरा है, ज्ञान में कुछ लोग समुद्र हैं, और जो समुद्र में नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो सद्भावी हो, जरूरी नहीं कि आपको सिलेक्ट करने के लिए वो सवाल पूछ रहे हो। आपको जानबूझ के विचलित करने के लिए भी सवाल पूछने वाले लोग को थोड़ा प्रतिशत है, ज्यादा नहीं। ज्यादा लोग तो अच्छे हैं, ज्यादा लोग अच्छे हैं इसलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं। हालांकि आरपीएससी के बीच में मैच खराब हुई थी, उसके कारण थे, क्यों कि जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया सरकार ने, वही आदमी इस काबिल नहीं थे किसी का इंटरव्यू ले, वो खुद इंटरव्यू में फेल हो जाता अगर उनको छोटी मोटी नौकरी भी लेनी पड़ती। तो जब इंटरव्यू लेने वाले ही सद्भावी नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वो स्थिति बहुत बदल गई है। आप ये देखें, सन 72 में जब हमको इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, हमारे बैच में सब लोग, चाहे 15 आरएस बने थे हम सन 72 में, 15 के 15 बिना सिफारिश वाले, और इतने योग्य थे कि उनमें आधे छोड़ के चले गए तो वो कोई आईपीएस बन गया, कोई सेंट्रल सर्विसेज, बड़ी बड़ी जगह चले गए। उसके बाद दोबारा अब देखते हैं बीच बीच में, जैसे यतेंद्र सिंह जी, तो मैं आरपीएससी में सेक्रेटरी भी रहा, मैंने देखा यतेंद्र सिंह जी के वक्त में जो लोगों का सिलेक्शन हुआ, हा बहुत जोरदार। फिर एक रिटायर्ड डीजी थे, ये दोनों भैरव सिंह जी ने बनाए थे, वो आरपीएससी में मेरा अनुभव है, भैरव सिंह जी के वक्त में कभी कोई सिफारिश नहीं जाती थी, किसी का फर्क नहीं पड़ता था। एक अपवाद कोई हो तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन सब आम आदमी सब वो कहते थे। लेकिन ऐसा भी वक्त आया कि बहुत सिफारिशें जाती हैं, सरकार से जाती हैं। एक मेरा झगड़ा हो गया इसी बात पर, मैंने कहा मैं आरपीएससी में हूँ, ये स्वतंत्र बॉडी है, मैं कोई सरकार का टेलीफोन किसी बात पर नहीं सुन सकता। इस पर मुझे झगड़ा हुआ, मुझे ट्रांसफर कर दिया, एपीओ कर दिया वहाँ से। क्यों कि मैंने साफ बात कह दी कि संवैधानिक संस्था है, ये स्वतंत्र काम करती है, और इसका अपना आरपीएससी का कमीशन बैठ के नीति निर्धारण करता है, निर्णय लेता है, वो निर्णय फाइनल होंगे। मुझे अब जो बुरी बात याद रखना ठीक नहीं है। एक बहुत प्रभावशाली आदमी ने सरकार से फोन किया कि ये कर दो वो कर दो, मैंने कहा साहब मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, ये कमीशन तय करेगा वैसा होगा।
कि आप कैसे जवाब देते हो? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जवाब देता हूँ। उनका बस चलता था, मुझे आरपीएससी से हटा दिया। ये इसलिए था कि मेरे पहले दिन से दिमाग में था कि मुझे जिन लोगों ने बिना किसी सिफारिश के गांवड़ू लड़के को आरपीएस को और आरएस को दोनों को टॉप करवाया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी। पहले टाइम हमने ये किया कि सर्किट हाउस में सिफारिश करने पहुंचे हुए लोगों को गिरफ्तार करवा लिया हमने। पहली बार हुआ आरपीएससी के इतिहास में कि मेंबर जो स्पेशलिस्ट आते थे उस स्पेशलिस्ट को मिलने गए और हमने आदमी बैठा रखे थे कि स्पेशलिस्ट से मिलने को जाता तो जानकारी दी, हमने उनको गिरफ्तार कराया, एफआईआर दर्ज करवाई। और इसके गवाह भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। एक आरपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन हैं, जयपुर में रहते हैं, आज उनको भी हैं। मैं इसलिए कि कोई मुझे चैलेंज करे तो मेरे पास गवाह भी हैं और रिकॉर्ड पर आरपीएससी की वो एफआईआर है। ये इसलिए जरूरी है कि आपको इन चीजों को तो ध्यान में रखना है। और इन चीजों को उत्तर यह है कि आप भूल जाओ कि इंटरव्यू में कैसे लोग हैं। नहीं, आप तो ये याद रखो मैं कैसा हूं, मैं कैसा बता रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, ये याद रखो। अब आपको मैं जरूरी बात बताता हूं। मेरा एक इंटरव्यू, मेरे को एक सवाल पूछा और उसको मैंने आधा उत्तर दिया, वो बड़बड़ाने लगे। वो उस इंटरव्यू में पास होता तो आज रेलवे में गार्ड होता मैं। अच्छा हुआ मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत से इंटरव्यू ऐसे थे। थानेदार का इंटरव्यू देने गया, मैं मांग के किसी साथी के जूते लेके गया था। मैं जूते नहीं पहनता था, उसके जूते चप्पल पहनता था, उसके जूते पहन के जूते काट रहे थे। इंटरव्यू तो बढ़िया हो गया, लास्ट में उन्होंने कहा जरा इस हाल में चल के दिखाओ। मैं समझ गया कि मैं थोड़ा लंगड़ा रहा हूँ, जूता काट रहा है, तो मैं काटता रहा जूता, मैं ठीक से चला और मैंने सिलेक्शन कर दिया। वो मेरे पिताजी ने कृपा करी। मैंने कहा थानेदारी में सिलेक्शन हो गया है। बोले बेटा तेरे जैसे जैसे कर ले। तो मैंने कहा नहीं, एसडीएम से कम नहीं बढ़ेंगे, तो दोबारा परीक्षा देता। तो ये मन में धुन चाहिए और आप जैसा बनना चाहते हो, जैसा इंटरव्यू में जवाब देना चाहते हो, वैसा रहना सीखिए रोजमर्रा में आपस में, और खूब अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत जान, रसरी आवत जाते सिल पर होत इंसान। आप नए लड़के नहीं समझेंगे, पुराने ज़माने में जब कुएं से पानी निकालते थे तो रस्सियों से निकालते थे। वो रस्सी वापस जाती थी तो वो पत्थरों के ऊपर से घिसटती थी तो निशान बना देती थी। आज के आदमियों को तो पता ही नहीं है, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है भोण क्या होता है, चक्कर क्या होता है, किससे पानी कुएं से कैसे निकालते हैं, क्यों अब तो ट्यूबवेल आ गए। तो वो वैसा बनो, जैसा इंटरव्यू में आप उत्तर देना चाहते हो वो अभी से बनो, तब आप सरल होगे, तब आप स्वाभाविक हो बनोगे, तभी आप सच्चे बनोगे। और सच्चे बनोगे, जो सच्चा सो शेर का बच्चा, छावा वही बनेगा जो सच्चा बनेगा। और सच्चा बनिए, आपको इंटरव्यू में कोई नहीं हरा सकता। मैं वो 2-5% की तो कह नहीं सकता, कभी कभी बेईमानी कामयाब हो जाती है, चालाकी लोगों की कामयाब हो जाती है। बाकी मैं कहता हूँ अधिकतर लोग जो है आरपीएससी से यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं वो अपनी मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं। अब मैं बहुत बैचेज का देखता हूँ, मेरे बाद जो टॉपर रहे आरएस के, मैं सबको देखता रहा, ज्यादातर बहुत ब्रिलियंट थे। ऐसा मैंने एक नहीं देखा जिसने टॉप किया हो। इन सालों की मत पूछिए जो आरपीएससी के जांच हो रही है, इनका छोड़ दीजिए, अपवाद था। इसलिए तो आप समझिए कि आप ज्ञान सच्चे हैं, ज्ञानी हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल इस बात पर आप ध्यान रखिए। मेरी आपसे उम्मीद है आप खुद भी भरोसा करिए सिस्टम पर। अब वो दिन बुरे नहीं हैं। मोदी जी ने भी, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि इसी इंटरव्यू में गलतियां होती हैं, इसलिए इंटरव्यू के नंबर कम करो। नंबर कम भी कर दिए हैं जगह जगह,
और कुछ छोटी सेवाओं में इंटरव्यू को बंद भी कर दिया है। आप उम्मीद रखो, अब आगे सोशल मीडिया का ज़माना है, ये धांधलियाँ नहीं चलेंगी। इसलिए आप मेहनत करें, अध्ययन करें, सच्चाई पर रहें और अपना रोज़मर्रा का व्यवहार वैसा ही बनाएं जैसे इंटरव्यू में आप अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हो। आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबको समझावें, राह दिखावें। धन्यवाद। जय हिंद।